हे गाइस वेलकम एक और नई वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लेयर सेटअप को किस तरह से सेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो एफपीएस मल्टीप्लेयर गेम है अपना। तो आज से अपन इसमें एक्चुअल मल्टीप्लेयर इंप्लीमेंटेशन चालू करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपन सर्वर को सेटअप करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊँगा सर्वर को सेटअप करने से रिलेटेड। देखो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो सर्वर ना दो टाइप के हो सकते हैं। एक सर्वर तो वो होता है जो कि बिल्कुल अपना एक अलग इंस्टेंस होता है और फिर प्लेयर को वो क्लाइंट्स को मैनेज करता है अपने हिसाब से। और एक दूसरा टाइप का सर्वर होता है वो ये काम सारे काम तो करता ही है लेकिन साथ में वो खुद भी एक प्लेयर के तौर पे मतलब गेम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना वो अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मतलब कि एक प्लेयर गेम को होस्ट भी कर सकेगा और अगर कोई गेम पहले से चल रहा हो यानी कि पहले से कोई होस्ट करने वाला बैठा हो वहाँ पे तो उस गेम को अपन ज्वाइन भी कर सकेंगे एज अ क्लाइंट। तो इसीलिए अपन यहाँ पे कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं कि अपन सर्वर क्रिएट करेंगे एंड साथ में ना वो सर्वर अपने गेम को खेल भी सकेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले जो क्लास अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो वो क्लास मैंने आपको कल बताई थी, उसका नाम है इनेट मल्टीप्लेयर पीयर। और सबसे पहली चीज़ ये ना है यूडीपी जो प्रोटोकॉल है जैसे मैंने कल बताया था उसके बेसिस पे काम करता है जो कि अनरिलायबल होता है। अनरिलायबल का मतलब होता है कि पैकेट्स जो है मतलब जो मैसेजेस है कम्युनिकेशन के बीच में वो लॉस्ट हो सकते हैं। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि वो वहाँ पे दूसरे साइड में मतलब क्लाइंट या फिर सर्वर के पास पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे है उसमें से दो फंक्शन अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्रिएट क्लाइंट फंक्शन और क्रिएट सर्वर। ये दोनों अपन क्लाइंट और सर्वर रिस्पेक्टिव क्रिएट करने के लिए काम में लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे अपने को एक ना इंटरफेस बनाना होगा अपने गेम के अंदर जिससे कि अपन होस्ट और ज्वाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेन सीन के अंदर ही वो काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कैनवास लेयर नोड ऐड करूँगा और बेसिकली ये होगा ऊपर का यूआई। देन इसके बाद मैं इसके अंदर एक कलर रेक्ट ऐड करूँगा ताकि अपन इसको पूरा कलर कर सके एक मेन्यू के फॉर्म में। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मेन्यू मैं बना रहा हूँ ना ये टेम्पररी है। लोग अभी अपन मल्टीप्लेयर वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए यूआई को अपन जब ये मल्टीप्लेयर वाला काम ख़त्म हो जाएगा फिर अपन यूआई पे काम शुरू कर देंगे और यूआई का काम इस गेम का लास्ट काम होगा। तो अभी मैं फटाफट एक सिंपल सा मतलब यूआई बना लेता हूँ। होस्ट बटन और उसमें ज्वाइन बटन दोनों मुझे बस ये दो बटन से देने हैं। एंड यहाँ पे अभी मैंने ऐसे टेम्पररी यूआई क्रिएट कर लिया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सिंपली मेन जो नोड है इसका उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट अटैच करेंगे एंड उसके अंदर पूरा काम मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के अंदर अपने को यहाँ पे कुछ चीज़ों का रेफरेंस चाहिए होगा। पहले तो यूआई का रेफरेंस ले लेते हैं और इन बटन्स का भी ले लेते हैं अगर अपन जो सिग्नल है उसको स्क्रिप्ट के अंदर से कनेक्ट कर रहे हो तो। लेकिन अभी मैं इनके सिग्नल को डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा तो मुझे इनका रेफरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, अब इन फंक्शंस ये जो सिग्नल्स है सिग्नल के फंक्शंस है इन्हीं के अंदर अपन सर्वर और क्लाइंट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी अपन को यहाँ पे उस क्लास का एक नया इंस्टेंस बनाना होगा बिकॉज उसी के अंदर वो फंक्शंस थे क्रिएट क्लाइंट और क्रिएट सर्वर वाले। तो मैं बना लूँगा वो। इसका नाम मैं यहाँ पे पीयर देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा ये पीयर नाम एक्चुअली में होता क्या है। ये आप लोगों ने और कई वीडियोस में देखा होगा मल्टीप्लेयर वाली में। पीयर डॉट क्रिएट सर्वर और पोर्ट यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हो वैसे तो, लेकिन कुछ कन्वेंशंस होते हैं और कुछ ऐसे पोर्ट भी होते हैं जो कि ऑलरेडी यूज़ होते हैं, मतलब सिस्टम में बैकग्राउंड में वो कहीं पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो सब आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, लेकिन 5,000 से ऊपर कुछ आप दे सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं लेट से 8,000 पोर्ट देता हूँ। एंड जो सेकंड ऑप्शन है उस पर आप मैक्स क्लाइंट सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि आपके सर्वर में मैक्सिमम कितने क्लाइंट सिलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मल्टीप्लेयर जो एपीआई आती है उसको आप मल्टीप्लेयर नाम से एक्सेस कर सकते हो। तो उसका जो मल्टीप्लेयर पीयर नाम का एक प्रॉपर्टी होती है उसको आपको इस पीयर के इक्वल करना होता है। अब इस लाइन से होता क्या है बेसिकली, जैसे आप ना ये चीज़ बता रहे हो कि ये जो इंस्टेंस है ना मतलब पूरा जो इस पूरा मेन सीन इसकी रन होगी, इसका जो मल्टीप्लेयर पीयर है ना वो अपन इसको असाइन कर रहे हैं। मतलब कि ये पूरा एक कलेक्टिव फॉर्म में देखा जाएगा कि ये एक मल्टीप्लेयर एंटिटी है जो कि कनेक्ट हो सकती है मतलब किसी से भी और या फिर सर्वर बन सकती है। ठीक है, और जो क्लाइंट होते हैं उनको भी अपन पीयर नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ लो कि अपन बस गेम को ये बता रहे हैं कि जो मल्टीप्लेयर एंटिटी है ना अपने पूरे सीन की पूरे प्रोजेक्ट की वो ये है, इस करंट प्रोजेक्ट की, इस पूरे करंट इंस्टेंस की। यहाँ तक तो अपना सर्वर बन चुका है, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो मल्टीप्लेयर एपीआई है इसकी अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे कंट्रोल दबा के इस पर सिलेक्ट करके भी खोल सकते हो। और यहाँ पे जैसे ये एक प्रॉपर्टी है और ये मल्टीप्लेयर एपीआई क्लास,
इसके अंदर कुछ सिग्नल्स होते हैं, इन सिग्नल्स को अपन यूज़ कर सकते हैं। कनेक्टेड टू सर्वर, ये सिग्नल तब एमिट होगा जब कोई क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट हो रहा होता है तब। लेकिन ये सिग्नल तभी आपके काम आएगा जब जो आपका पीयर है वो एक क्लाइंट है। मतलब कि फ़िलहाल तो अभी तक अपने जो पीयर है वो एक सर्वर बनाया है, लेकिन जब एक क्लाइंट बनाएंगे तब उस सिग्नल को अपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्वर के सिग्नल्स भी हैं, पीयर कनेक्टेड और पीयर डिसकनेक्टेड। ठीक है, मतलब कि इसको अपन कनेक्ट कर लेते हैं और ये सिग्नल तब एमिट होंगे जब कोई जो बाहर से क्लाइंट है वो कनेक्ट होगा, मतलब कि एक पीयर कनेक्ट होगा तब यहाँ से ये सिग्नल एमिट होंगे। तो इनको मैं फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो अपनी जैसे ये जो सिग्नल है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर आता है पीयर आईडी, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हो आईडी। ये एक यूनिक आईडी होती है जो कि ऑटोमेटिक गोडॉट जनरेट करके दे देता है। ये जो मल्टीप्लेयर एपीआई है ये ऑटोमेटिकली आईडी को जनरेट करके अपने को दे देती है, तो अपने को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। और इसी आईडी की हेल्प से अपन अलग अलग प्लेयर को आइडेंटिफाई करा सकते हैं, अपने गेम के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं उनको। तो फिलहाल मैं यहाँ से सिर्फ प्रिंट करा दूँगा जो भी प्लेयर अपना कनेक्ट हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से एक डिस्कनेक्ट सिग्नल भी होता है, तो उसको भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर भी पीयर आईडी आएगी और इस आईडी को अपन तब यूज़ करेंगे जब अपने को ना एक्चुअल में जो इंस्टेंस होगा ना उस प्लेयर का जो कि डिस्कनेक्ट हुआ है उसको हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि हर एक क्लाइंट के अंदर से उसको रिमूव करना हो, तब अपन यहाँ पे उसका आगे का कोड लिखेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ इसको प्रिंट करवा दूँगा। अभी अपने को ये पता चल जाएगा अब तक कि कोई पीयर कनेक्ट हो रहा है, कोई पीयर डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से तो अपने सर्वर का काम हो चुका है। अब चाहे तो अपन यहाँ पे होस्ट के अंदर से इस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं और इससे फिर एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ सर्वर क्रिएट करने से कुछ नहीं होता। अभी अपने जो एक्चुअल प्लेयर की एंटिटीज़ है वो तो ऐड की नहीं है। उससे पहले यहाँ पे अपन अभी एक क्लाइंट क्रिएट करने का फंक्शन भी बना लेते हैं एंड हम यहाँ पे उस दूसरे फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रिएट क्लाइंट, और ये लेगा एड्रेस। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे ये फंक्शन जो है क्रिएट सर्वर, इसके अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये देखो क्रिएट सर्वर जो फंक्शन है ना, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो डिफ़ॉल्ट आईपी इज़ ए वाइल्ड कार्ड विच लिसन टू ऑल दी अवेलेबल इंटरफेस। मतलब कि जितनी भी डिवाइस के रीच में जितनी भी आईपी एड्रेसेस है ना करेंटली, तो उन सबको ये लिसन करता है। तो आप लोग इसमें कोई भी आईपी दे सकते हो जो कि आपकी डिवाइस में। फ़िलहाल मैं लोकल होस्ट देता हूँ और आप लोग 127.0.0.1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों एक ही बात है। एंड सेकेंडली यहाँ पे पोर्ट जो कि अपना एक्चुअल में सर्वर का पोर्ट है वो आप लोग को यहाँ पे दे देना है। बस आप लोग को ये दो पैरामीटर पास करने हैं और क्लाइंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और, ये लाइन भी अपने को लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि अपन अपने इंस्टेंस को बता सके गेम के कि ये एक क्लाइंट होने वाला है। ठीक है, इतना ही काम अपने को करना था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो जॉइन प्रेस्ड है उसमें इस फंक्शन को कॉल करवा देंगे क्रिएट क्लाइंट। तो अभी तक अपना मेन काम हो चुका है, लेकिन अभी अपन ने ना प्लेयर को ऐड नहीं करवाया। अपन कहाँ पे ऐड कराएंगे, कैसे करवाएंगे, ये अभी तक अपन ने नहीं देखा है। फिलहाल अपने इस काम से जो है सिर्फ एक सर्वर क्रिएट होगा। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे यहाँ पे डिबग के अंदर आके आप लोग रन मल्टीपल इंस्टेंसेस में आओगे, तो यहाँ पे मैंने 2 सिलेक्ट किया था थोड़ी देर पहले। तो आप जैसे यहाँ पे आपका 1 सिलेक्ट होगा तो इसको 2 कर लोगे ना, तो फिर उससे क्या होगा, आप जब सीन को रन करोगे तो यहाँ पे 2 इंस्टेंस खुलेंगे, जिससे अपने को गोडॉट के 2 एडिटर को चालू नहीं करना पड़ेगा। ये एक नया फीचर है, पहले गोडॉट 3 में नहीं था। तो यहाँ पे अभी अपन रन करके दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से ये एक्चुअल में काम करता है। लेकिन उसके साथ यहाँ पे अपन ने एक काम और नहीं किया। यहाँ पे देखो ये जो यूआई है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से है, तो इसको हाइड भी करवाना होगा। मतलब कि या तो प्लेयर होस्ट पे प्रेस करे तब ये हाइड हो जाए, या फिर जॉइन पे प्रेस करे तब ये हाइड हो जाए। ठीक है, और इतना काम करने के बाद यहाँ पे जैसे सीन को मैं रन करता हूँ और यहाँ पे 2 बटन्स आ चुके हैं अपने, जैसे अपन ने बनाया था। एंड यहाँ से मैं एक पे होस्ट करता हूँ। होस्ट जैसे ही कर दिया, अभी कुछ नहीं आया बिकॉज अपन ने काफ़ी चीज़ें अभी नहीं किया इसमें। और जैसे मैं जॉइन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूज़र कनेक्टेड, और यहाँ पे ये जो आईडी है ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होके आई है। अभी एक चीज़ और, जो अपने को विंडो थी वो यहाँ पे ग्रे कलर की क्यों दिख रही थी, तो यहाँ पे देखो मैंने ना प्लेयर को हटा रखा है। पहले मैंने यहाँ पे प्लेयर को ऐड कर रखा था जब अपन जो ऑफलाइन वाली चीज़ें थे वो बना रहे थे तब। तो अभी मैंने इसको हटा दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, जिस वजह से अपने को 2D वाली जो विंडो होती है वो दिख रही थी। तो अभी अपने को प्लेयर को ऐड भी करवाना होगा, जैसे जैसे अपन ये सारे काम करवा रहे हैं तब। तो प्लेयर को ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको लोग बता देता हूँ। वैसे तो एक मल्टीप्लेयर स्पॉनर करके एक नोड आता है जो नया आया गोडॉट के अंदर, उसकी बात अभी अपन करेंगे। लेकिन उसके साथ में आप लोग एक चीज़ और बता दो, जो सर्वर होता है ना
और उसके ऊपर मल्टीप्लेयर स्पॉनर का कोई असर नहीं होता है। तो इसमें आप लोग क्या करना होता है, सर्वर के लिए ना सारे नोड्स को, मतलब जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन सबको मैनुअली यहाँ पे ऐड करना होगा। तो उस वो भी काम अपन करा लेते हैं। उससे पहले अपने को यहाँ पे प्लेयर का रेफरेंस चाहिए होगा, प्लेयर वाली सीन का, जिससे कि अपन उसके इंस्टेंस बना सकें। तो यहाँ पे मैं ऐसे करने की बजाय यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से प्लेयर की एक सीन प्रीलोड अपन ने कर ली। और जहाँ पे भी अपने को प्लेयर को ऐड करना होगा, वहाँ पे इसको इंस्टेंशिएट वाले फंक्शन को लगा के उसकी कॉपी बना के ऐड करवा देंगे। अब यहाँ पे जैसे अपन देखें, यहाँ पे क्रिएट सर्वर, जब भी अपन सर्वर बना रहे हैं वहाँ पे अपन एक्चुअल जो प्लेयर है, मतलब खुद जो सर्वर खेलने वाला है, सबसे पहले उसको अपने को ऐड करवाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो क्रिएट सर्वर के लास्ट में यहाँ पे एक सबसे पहले एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन ऐड प्लेयर। और ये बेसिकली लेगा एक आईडी जो कि रहने वाले इंटीजर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले प्लेयर का एक रेफरेंस बनाएंगे, रॉ रेफरेंस, प्लेयर डॉट इंस्टेंशिएट। इससे बेसिकली जो प्लेयर वाली सीन है ना, उसको अपन यहाँ पे कॉपी बना रहे हैं उसकी एक। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ अपन सेट कर सकते हैं, इसको अपने गेम में ऐड करवा सकते हैं। तो ऐड करवाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऐड चाइल्ड फंक्शन का, बिकॉज अपन इस मेन वाली सीन में ही ऐड करवाना चाहते हैं प्लेयर को, ऐड चाइल्ड प्लेयर। और एक चीज़ और यहाँ पे करवाएंगे ताकि अपन प्लेयर को आइडेंटिफाई करवा सकें, तो मैं इसके नाम को ना इसकी आईडी रख दूँगा। ऐसा ये कन्वेंशन है, वैसे आप कुछ और नाम भी रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो, लेकिन ऐसा करने से अपने को आसानी से किसी प्लेयर को अपन आइडेंटिफाई करवा सकते हैं अपने गेम में। str का यूज़ मैंने इसीलिए किया है बिकॉज एक इंट डेटा टाइप है और जो नेम है वो एक स्ट्रिंग लेता है, इसलिए मैंने str का यूज़ किया। यहाँ पे ये जो इंटीजर वैल्यू होगी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर इसके नाम के अंदर सेट हो जाएगी। तो यहाँ तक अपना एक फ़ंक्शन क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन को अपन कॉल करवा देंगे। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा ये फंक्शन मैंने यहाँ पे क्यों कॉल करवाया है। ऐड चाइल्ड और आईडी अपन यहाँ पे पास करवा देंगे 1, क्योंकि ये भी एक कन्वेंशन है, जो सर्वर की आईडी होती है ना वो यहाँ पे 1 होती है हमेशा। ये एक सॉरी मैंने यहाँ पे ऐड चाइल्ड लिख दिया, ऐड प्लेयर। तो जो आप लोग को बता दूँ, ये जो मैंने 1 पास किया ना, ये भी कन्वेंशन होता है। सर्वर की जो आईडी होती है वो यहाँ पे 1 अपन लेते हैं ताकि इसको भी आइडेंटिफाई करवा सकें। जो भी अपन आरपीसी कॉल लगाएंगे आगे जाके, आरपीसी कॉल मैंने अभी तक बताया नहीं चैनल पे, लेकिन बताऊँगा आप लोग को, ये भी मल्टीप्लेयर का एक पार्ट है। किसी भी प्लेयर ने, जैसे उसके पास 2 बटन्स आ गए, होस्ट और ज्वाइन, जैसे उसने होस्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएट सर्वर फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ से सर्वर क्रिएट हो गया। एंड देन उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेयर यहाँ पे ऐड हो गया, प्लेयर के लिए स्पेसिफिक। लेकिन अभी तक एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखो, एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे प्लेयर तो अपन ने ऐड कर दिया, लेकिन अभी तक अपन ने कुछ ऐसा कोड यहाँ पे नहीं लिखा है कि अपन ये बता सके कि हाँ ये सर्वर है और ये ना इस प्लेयर को संभालेगा। उसके लिए अपने को प्लेयर स्क्रिप्ट में कोड करना होगा, तो वो अपन आगे देखेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे जो सर्वर के लिए तो काम हो चुका है, लेकिन क्लाइंट के लिए अपने को सेम काम करना होगा, तब यहाँ पे अपन मल्टीप्लेयर स्पॉनर का यूज़ करेंगे। बिकॉज सर्वर तो पहले से होगा और क्लाइंट बाद में आके ऐड होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को। जैसे एक गेम चल रहा है और उसके अंदर एक तो सर्वर हो गया जो होस्ट है, और उसके अंदर पहले से 3 क्लाइंट्स और आ गए, ठीक है। अब टोटल हो गए 4 प्लेयर्स। अब मान लो इस इंस्टेंट पे मतलब कोई और यहाँ पे क्लाइंट ऐड होगा, तो उसको क्या काम करना होगा, उन तीनों प्लेयर को ऐड करना होगा और साथ ही उस सर्वर वाले प्लेयर को भी। तो इन चारों की कॉपी यहाँ पे अपने आप ऐड होनी चाहिए। तो वो काम जो है अपना मल्टीप्लेयर स्पॉनर अपने आप करवा देता है। अपने को उसके लिए कुछ और कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। पहले जब मल्टीप्लेयर स्पॉनर और सिंक्रोनाइज़र नहीं थे तब वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, मतलब काफ़ी लंबा कोड अपने को लिखना पड़ता था हर एक चीज़ के लिए। तो अभी वो चीज़ फिक्स आउट हो चुकी है। तो अभी मैं आप लोग को मल्टीप्लेयर स्पॉनर बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, जहाँ पे आप लोग प्लेयर को ऐड करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को ऐड करना चाहते हो, वहाँ पे मल्टीप्लेयर स्पॉनर नोड को ऐड कर दो, और मल्टीप्लेयर स्पॉनर। और उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इनको समझते हैं। तो वो सबसे पहली चीज़ है स्पॉन पाथ। यहाँ पे आप लोग को एक नोड को असाइन करना होता है, मतलब कि ये वो चीज़ है, मतलब आप किसके चाइल्ड में उस नोड को ऐड करना चाहते हो, मतलब कि प्लेयर को आप कहाँ पे ऐड करना चाहोगे। तो अपन यहाँ पे मेन के अंदर ही ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे इस मेन को सिलेक्ट कर लूँगा। एंड ये करने के बाद यहाँ से ऑटो स्पॉन लिस्ट में आप आओगे, तब यहाँ पे आप ना एक एरे बना सकते हो, एलिमेंट्स को ऐड भी करवा सकते हो। यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करते ही, प्लस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को सीन का एड्रेस डालना होता है, मतलब सीन का जो पाथ होता है वो डालना होता है, जो आप लोग को ऑटोमेटिकली स्पॉन करवानी हो। तो मैं यहाँ पे प्लेयर सीन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि जब भी जैसे उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 4 प्लेयर्स थे और वहीं उस इंस्टेंट पे एक और क्लाइंट यहाँ पे आके ऐड हो गया।
तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो नया क्लाइंट है ना उसके लिए ये जो मल्टीप्लेयर स्पॉनर है ये हर एक प्लेयर को जो यहाँ पे सीन अपन ने दिया है उस हर एक सीन को जो अपने पाथ दिया है उसके अंदर ऐड करा देगा। तो ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और ये जो वार्निंग है ये अभी हट जाएगी। जैसे मैं सीन को सेव करूँगा तो ये वार्निंग हट गई। अब यहाँ पे मल्टीप्लेयर स्पॉनर भी अपना लग चुका है। अब यहाँ पे अपन सीन को रन करा के देख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो सर्वर है वो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जॉइन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लाइंट आ गया, लेकिन अभी कोई किसी को नहीं देख पा रहा है, बस यहाँ पे एक गेम के तौर पे चल रहा है। जैसे अभी मैं आप लोग को फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या चल रहा है सीन में। होस्ट एंड जॉइन। अभी आप लोग यहाँ पे जैसे आके देखोगे रिमोट में, मतलब कि जो चीज़ें चल रही है एक्चुअल में, यहाँ पे वन नाम से मतलब कि ये जो सीन है इसके अंदर सिर्फ एक जो सर्वर है वो है, मतलब कि ये सर्वर वाला इंस्टेंस है। और अगर आप लोग को दूसरा देखना है तो यहाँ पे डीबगर में जाके यहाँ पे आप लोग को जितने भी इंस्टेंसेस चल रहे होंगे उन सबको टैब के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सेशन 2 में जाता हूँ तो यहाँ पे भी सर्वर यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब करंटली दोनों सीन के अंदर यहाँ पे सर्वर ही है। अब यहाँ तक के कोड में एक्चुअली अपने को क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसको पहले समझते हैं। देखो अब मैं इसको जो है होस्ट बना रहा हूँ, इसको एक सर्वर प्लेयर बना रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको इंडिविजुअली कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड साथ ही मैं यहाँ पे इसके ऊपर जॉइन पे क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मतलब क्लाइंट बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो दोनों प्लेयर्स हैं ना, ये वाला प्लेयर और ये वाला प्लेयर, ये दोनों एक्चुअल में वन वाली जो आईडी अपन ने दी थी दोनों वही है। एक्चुअल में एक तो है असली का सर्वर जो कि ये असली प्लेयर है और ये जो है डमी सर्वर है वो है। अब यहाँ पे अपने मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र का यूज़ भी नहीं किया, इसलिए यहाँ पे दोनों को अपन इंडिविजुअली कंट्रोल कर पा रहे हैं। वैसे ये जो है सर्वर ये इसी का कॉपी है, ये जो चीज़ है ये सर्वर का कॉपी है। और यहाँ पे क्योंकि एक ही प्लेयर है तो डायरेक्टली जो पूरा कंट्रोल है इसके ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे ऑथोरिटीज सेट करनी होगी और मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र लगाना होगा, तब जाके अपन एक्चुअल में जैसे मल्टीप्लेयर गेम्स में होता है वो चीज़ इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया होगा कि जो असली में जो गेम चलता है ना उसके अंदर एक्चुअल में कॉपीज़ होती है प्लेयर की। जो रियल प्लेयर होते हैं वो सिर्फ अपने डिवाइस के ऊपर होते हैं और बाकी जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं ना उनको उनकी कॉपी दिखती है, मतलब कि उन्हीं का डमी जो कि उनकी पोजीशन, रोटेशन और जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें वो सब सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करते रहते हैं और उनके पास ट्रांसफ़र होती रहती है। उसके लिए अपन मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑथोरिटीज़ को समझने से पहले यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, अपन ने एक काम और यहाँ पे नहीं किया। जैसे सर्वर तो अपन ने ऐड करवा दिया, देखो जो ये कोड है इससे सर्वर खुद ऐड हो जाएगा सीन के अंदर, और लेकिन अभी तक अपन ने जो दूसरे क्लाइंट होंगे ना वो यहाँ पे ऐड नहीं किया है सर्वर के अंदर, सर्वर की सीन में। तो यहाँ पे जैसे कोई प्लेयर कनेक्ट होता है तो यहाँ पे अपन एक और बार ये ऐड प्लेयर फंक्शन कॉल कर देंगे और इसके अंदर जो प्लेयर आईडी आई है वो पास करवा देंगे। इससे क्या होगा, जो सर्वर वाली सीन है ना उसके अंदर दूसरा जो प्लेयर है वो कनेक्ट हो जाएगा और उसके सीन में अपने को शो होने लग जाएगा। तो यहाँ से आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हो। मैं इस सीन को रन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने होस्ट पे क्लिक कर दिया, ये एक सर्वर है लेफ़्ट वाला, और ये मैंने जॉइन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे और अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए अपने को अथॉरिटीज़ को सेट करना होगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, जो क्लाइंट्स हैं ना वो किसी भी प्लेयर को यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। अपन यही चाहते हैं जो उनका प्लेयर है वो सिर्फ उसी को कंट्रोल करें, बिकॉज जो और कॉपीज़ होती है ना वो भी होती है सेम सीन के अंदर। तो इसलिए अपने को हर एक सीन को आइडेंटिफाई करवाना होता है और हर एक को अथॉरिटी देनी होती है। तो अथॉरिटी देने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा कोई फंक्शन जो कि सबसे पहले कॉल होता हो उसके अंदर अपन अथॉरिटी सेट कर देंगे। तो रेडी से भी पहले एक्चुअल में होता है एंटर ट्री, पहले नहीं होता लेकिन ये कुछ केसेस पे डिपेंड करता है एंटर ट्री। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन यहाँ पे आता है सेट मल्टीप्लेयर अथॉरिटी, और ये एक आईडी लेता है इंटीजर फॉर्म में, मतलब कि तो इसको अपन क्या करेंगे, सिंपली जो अपना नेम होता है प्लेयर का वो यहाँ पे दे देंगे। मतलब जो नेम अपन ने यहाँ से सेट करवाया है यहाँ से, ठीक है, तो ये जो नेम है ना अपन यहाँ से दे देंगे, यहाँ पे सेट करवाया स्ट्रिंग आईडी फॉर्म में, इसी को वापस इंटीजर में कन्वर्ट करके इसको दे देंगे। ठीक है, इससे अपन ने क्या किया, बेसिकली इसको एक बता दिया है कि जो प्लेयर है ना उसको एक अथॉरिटी मिल चुकी है। मतलब देखो अथॉरिटी का सिंपल मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे अपनी सीन जब रन होगी, मान लो दो प्लेयर्स है, अभी एक तो सर्वर है, क्लाइंट है और एक ही गेम के अंदर है, तो वहाँ पे अगर अपन सर्वर वाली सीन की बात करें तो उसके अंदर एक तो खुद सर्वर होगा खेलने वाला, और दूसरा वो जो प्लेयर है दूसरा क्लाइंट, उसका डमी सीन, उसका डमी नोड भी यहाँ पे होगा। मतलब दो प्लेयर होंगे एक ही सीन के अंदर। तो यहाँ पे अपन चाहते हैं कि जो सर्वर है ना वो खुद के प्लेयर को कंट्रोल कर पाए, उसी के ऊपर उसका पूरा हक रहे, वो दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को कुछ चेंज ना कर पाए। इसीलिए अपन एक अथॉरिटी दे रहे हैं, मतलब कि एक ऐसे कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं उसको कि तू सिर्फ यही प्लेयर को संभाल। तो कुछ यही काम करता है ये फंक्शन, और उसके बाद इसकी कंडीशन भी आती है जो कि अपन आगे जाके लगाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ तक का ये काम हो गया। एंड देन फिर अपन जितनी भी चीज़ें अपन हाइड करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे यूआई के अंदर अगर आके अपन देखें यहाँ पे, तो अगर एक ही सीन के अंदर 2 प्लेयर्स होंगे तो दो दो अपने को ये चीज़ें दिखेंगी, जितनी भी चीज़ें हैं दो दो दिखेंगी स्क्रीन के ऊपर। तो अपन चाहते हैं जो प्लेयर नहीं हो ना, जो एक्चुअल में जिसको कंट्रोल नहीं कर रहा हो, जिस डमी प्लेयर को, उसकी ये सारी चीज़ें हाइड हो जाए। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेडी फंक्शन के अंदर यहाँ पे अपन करने वाले हैं जो चीज़ें, सबसे पहले यूआई को अपन पूरी को हाइड कराएंगे। तो यूआई का यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, तो यूआई का मैं रेफरेंस ले लूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा ui डॉट विजिबल इज इक्वल्स टू इज़ मल्टीप्लेयर अथॉरिटी। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ये फंक्शन। एंड अगर उस प्लेयर के ऊपर अथॉरिटी है, एक्सेस है उस क्लाइंट का, तब वहाँ पे ये चीज़ जो है मतलब ट्रू हो जाएगी, नहीं तो ये फॉल्स रहेगी। इससे सिर्फ सीन के अंदर कितने प्लेयर्स हो, लेकिन जिसके ऊपर उसका एक्सेस है सिर्फ उसी चीज़ को वो कंट्रोल कर पाएगा। और यही कंडीशन अपन हर जगह पे लगाएंगे जहाँ पे भी अपन कोई भी काम करवा रहे हो वहाँ पे। और कोई चीज़ अगर यहाँ पे हो हाइड करवाने के लायक, तो वो भी आप इसी तरीके से करवा दोगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ यूआई है। एंड अगर यहाँ पे देखिए कैमरा में, तो यहाँ पे कैमरा जो है उसको, उसका करंट को अपने को फॉल्स करना है बेसिकली। कैमरा 3D डॉट करंट इज इक्वल्स टू इज़ मल्टीप्लेयर अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैमरा एक्चुअल में कंट्रोल कर रहा है प्लेयर, सिर्फ वही कैमरा उसको दिखेगा, उसी का करंट यहाँ पे ट्रू होगा, नहीं तो बाकियों के फॉल्स हो जाएंगे। तो ये 2 कंडीशन अभी अपने को करंट सीन में लगानी है। अभी डिपेंड करता है आपके गेम के अंदर ये कंडीशंस कितनी भी हो सकती है। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना आप लोगों को किस किस चीज़ को मतलब प्लेयर के लिए इनेबल करवाना है, और जो बाकी के डमी प्लेयर्स हैं उनकी किस किस चीज़ को आप लोग को डिसेबल करवाना है, तो वो यहाँ से करवा सकते हो। अब यहाँ पे ये कंडीशन अपन और जगह पे लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स प्रोसेस के अंदर इनपुट्स दे रहे हैं, अपन ये नहीं चाहते कि और जितने भी डमी वहाँ पे प्लेयर्स होंगे वो भी अपने इनपुट से मूव हो। तो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लगा देंगे, इफ़ इज़ मल्टीप्लेयर अथॉरिटी, और इसके अंदर इसको डाल देंगे। इससे ना प्लेयर सिर्फ खुद का जो इंस्टेंस है ना उसी को कंट्रोल कर पाएगा। और यहाँ पे और अपन देख लेते हैं, और यहाँ पे कैमरा ड्रैग, इसको भी अपने को उसी कंडीशन के अंदर डालना होगा। कैमरा ड्रैग भी नहीं करवाना चाहते अपन दूसरे डमी प्लेयर का, और यहाँ पे भी वो कंडीशन डाल देंगे। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ इतने ही थी जिसमें अपने को एक कंडीशन लगानी थी। अब यहाँ पे कैमरा पाइवट के अंदर भी आई थिंक कुछ फंक्शंस हैं जिसमें अपने को वो कंडीशन लगानी होगी। अब यहाँ पे अपने को प्लेयर का रेफरेंस तो मिल रहा है, तो मैं यहीं पे प्लेयर का यूज़ करके वही कंडीशन लगा दूँगा, प्लेयर डॉट इज़ मल्टीप्लेयर अथॉरिटी। एंड इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगा देता हूँ। आई थिंक बस इतनी कंडीशंस थी, इतने फंक्शंस थे जिसके अंदर अपने को ये चीज़ लगानी थी। और अब यहाँ पे अपन ने ऑथोरिटीज़ भी सेट कर दी है। अब चलो यहाँ पे मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र देखते हैं। मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र बेसिकली करता क्या है कि प्रॉपर्टीज़ को सिंक करता है। जैसे अब यहाँ पे अपन एक्चुअल में जो मान लो एक दो जो मतलब यहाँ पे इंस्टेंसेस चल रहे हैं, एक तो सर्वर का और एक क्लाइंट का। सर्वर भी गेम खेल पा रहा है, क्लाइंट भी गेम खेल पा रहा है। अब यहाँ पे जैसे प्लेयर मूव होगा तो अपन चाहते हैं जो सर्वर वाली सीन है ना, उसके अंदर जो डमी है ना इस प्लेयर का, क्लाइंट का, वो डमी भी इसके जो ये मूव करे वही मूवमेंट उसकी भी यहाँ पे हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र किस तरह से ऐड करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ को सिंक करता है बेसिकली। तो मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र, और यहाँ पे अपने को कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे अपने को प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी होती है। फ़िलहाल मैं आप लोग को सिर्फ प्लेयर की पोजीशन और रोटेशन सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी और भी प्रॉपर्टीज़ अपने को करनी होंगी वैसे आगे। तो कुछ इस तरह से डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, और रोटेशन। ठीक है, अभी मैं आप लोग को ये 2 ही ऐड करके दिखा रहा हूँ, बाद में अपन और करेंगे। अब यहाँ पे सीन को सेव कर लेना। मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र अपना लग चुका है। अब हम लोग यहाँ पे मेन सीन को रन करके देख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। एक पे क्लिक करता हूँ होस्ट, ये हो गया सर्वर, और इस पर क्लिक करता हूँ ज्वाइन। तो यहाँ पे गाइस ये देखो जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सिंक हो रही है, जो रोटेशन है वो भी यहाँ पे लग रही है। लेकिन ऊपर जो अपन कर रहे हैं ना, ये रोटेशन देखो उसको नहीं मिल रही। तो वहाँ पे अपन ने मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र में और प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाई जो कि ये रोटेशन वाली थी। अपन ने सिर्फ ये रोटेशन लगाई थी, बिकॉज ये रोटेशन अपन प्लेयर पे कंट्रोल कर रहे हैं डायरेक्टली, और ये रोटेशन अपन कैमरा पाइवट पे कर रहे थे। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को जैसे ही आप सिंक करोगे तो ये भी आपका काम करने लग जाएगा। और लेट्स सी सर्वर में कुछ होता है क्या।
तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे हाँ ठीक है, सर्वर भी यहाँ पे कर पा रहा है मूवमेंट सब कुछ एकदम ठीक। ऑल राइट, अब अपना सारा काम सेट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो है प्रॉपर्टीज़ को सिंक करना। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र में जाओ एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, ध्यान रखना हमेशा जो जो आपकी प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअली चेंज हो रही है ना, बस उन्हीं को यहाँ पे लगाना। ऐसा नहीं है आप हर नोड की हर प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाने को बैठ गए कि भाई सारी चीज़ें सिंक होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। अब जैसे यहाँ पे कैमरा पाइवट की रोटेशन अपन इंडिविजुअली चेंज करवा रहे थे है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सिंक करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कैमरा पाइवट सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन उसके बाद पोजीशन एंड देन रोटेशन। ठीक है, इस तरह से गन का जो ऐसा मूवमेंट है वो भी इनेबल हो जाएगा। एंड जो गन की गन पाइवट, एडीएस पाइवट, अगर इनमें भी अपन ने कोई मूवमेंट दी होगी तो मैं बाद में ऐड कर लूँगा। बाकी आप लोगों को ऐड करने का तरीका तो बता ही दिया मैंने। एंड कैमरा का भी आप ऐड कर सकते हो, AK-47 का भी ऐड कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ें आपके सीन के अंदर चेंज हो रही हैं, जैसे AK-47 का अपन ड्रॉप भी कर पाएंगे, तो उसको यहाँ पे ऐड मत करना। यहाँ पे ऐड करोगे और फिर अपन आप जब ड्रॉप कर दोगे उसको तो यहाँ पे एरर के और कोई बग्स वगैरह मिल सकते हैं। तो इसके बजाय अपन को दूसरा अप्रोच यहाँ पे यूज़ करेंगे। अपन क्या करेंगे, हर एक गन की सीन के अंदर एक मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र लगा सकते हैं एंड देन उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को अलग से सिंक करवा सकते हैं। तो वो काम अपन आगे देखेंगे कैसे करते हैं। अभी तक बस इतना ही। आप भी जो बेसिक सेटअप है वो अपन ने कर दिया है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो अपन अगले वीडियोज़ में करते रहेंगे। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा अपना हो चुका है, मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है। एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, मानता हूँ मैं इस चीज़ को। और इसका रीज़न ये भी है कि मुझे मतलब टाइम नहीं मिलता इतना वीडियोस बनाने का। लेकिन अभी जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अभी थोड़ा मतलब ज़्यादा वीडियोस डाल रहा हूँ पहले के मुकाबले। अभी से जो है ये ज़्यादा मतलब आपको वीडियोस मिलेंगे इस टॉपिक पे, और मैं कोशिश करूँगा कि जुलाई मिड से पहले इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लें। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपन ऐड कर लें एंड देन उसके बाद किसी और चीज़ पे अपन मूव ऑन कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।